जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज औपचारिक एवं अनौपचारिक जो पद्धतियां होती हैं उनके माध्यम से मूल्यांकन करेंगे छात्रों को। ठीक है, ये मैथ में सीटेट में बहुत ही पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको निश्चित ही 7-8 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इस चीज़ को, इस अवधारणा को, इस पद्धतियों को बहुत से गौर से सुनेंगे, ध्यान से देंगे। अगर आपने मेरी एक एक बात को ध्यान दिया तो कोई आपका सीटेट क्वालिफाई होने से नहीं रोक पाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? चित्र करना, पीछे हल करना, रट लेना, ये कौशल है क्या? बी है विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ये है क्या? सी है कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना, क्या ये है? ऑप्शन नंबर डी प्रत्यंत त्रुटि विधि या चित्रांकन करना या कंठस्थ कर लेना। देखो, हमने आपको कई बार बताया होगा, जहाँ पर ऐसे शब्द दिखाई दें कंठस्थ करना, उसको तो आप ऐसे करके क्रॉस कर देंगे। ठीक है, उनको तो आप ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब बचे दो ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है? रट लेना, रट लेना। जहाँ पर आ जाए कंठस्थ करना, रट लेना, ठीक है, तो वो तो किसी भी प्रकार से हो ही नहीं सकते, इसे हटा दीजिए। अब क्या बचा? आपका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो सीटेट में कुछ भी नहीं है, कुछ शब्द हैं चुनिंदा, उनको आप चुन लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आपने कितने अच्छे से, साधारण से इन चीज़ों को सीख लिया है। प्रश्न है हमारा अगला, कहता है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? किस पर नहीं होना चाहिए? किस पर ध्यान नहीं होना चाहिए? गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास। प्राथमिक कक्षा में जो बच्चे हैं वो गणित में क्या सीखते हैं, तो इसके आप आकलन करते हैं। तो आकलन करते समय आपका ध्यान किस पर नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ प्रश्न में पूछ रहा है, तो आपका इसका आंसर करना। तो देखिए, गणित अवधारणाओं को समझना, हाँ ठीक है, बच्चे किस प्रकार से उसकी अवधारणाओं को समझ रहे, अपने के अंदर विकास कर रहे, सही है। गणितीय भाषा का विकास, उनके अंदर किस प्रकार से गणितीय भाषा का विकास हो रहा है। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, अगर बच्चे में जो गणित में समस्या है उसकी एकदम सटीकता से जवाब दें तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तर्क कौशल का विकास, हाँ ये बिल्कुल बात सही, बच्चे तर्क दे सकते हैं गणित में, तो इस पर ध्यान आपको नहीं देना चाहिए कि बच्चे ने सटीकता से आंसर दिया या नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होती है, सटीकता से बच्चा जरूरी थोड़ा घुमा फिरा के दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 140। प्रश्न 40 है, थोड़ा और नीचे करते हैं। प्रारंभिक कक्षा में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? प्रारंभिक कक्षा में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम क्या होना चाहिए? ठीक है, अनुक्रम यानी अनुक्रम के अनुसार। ठीक है, बताओ इन्हें, पहले क्या होना चाहिए? चित्र बनाना चाहिए या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना चाहिए या अनुभव प्रदान करना चाहिए या भाषा के माध्यम से समझाना चाहिए? क्या करेंगे आप? प्रारंभिक कक्षा में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम क्या होना चाहिए? तो अब पहले क्या करेंगे? अनुभव, जो आपका अनुभव होगा वही तो आप देंगे छात्रों को, तो पहले अनुभव। तो पहले में क्या आ जाएगा? 3 नंबर। फिर उसके बाद क्या करेंगे? भाषा के माध्यम से समझाना, जो उनकी भाषा होगी, उनकी लैंग्वेज होगी, समझाएंगे। तो उसके बाद 3 के बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 3 के बाद 4, 3 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे? चित्र बनाना, उनकी भाषा समझाया, अनुभव जो प्रदान किया, उसके बाद चित्र बनाना, तो पहले फिर फर्स्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद बचा सेकंड, चित्रात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे, तो 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देख लीजिए, इसकी व्याख्यान भी देख लीजिए
कि प्रारंभिक कक्षा में एक गणितीय अवधारणा के विकास में जो निर्देशों का अनुक्रम है होगा, आपको पहले क्या होगा, अनुभव प्रदान करेंगे बच्चों को, उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाना होगा, उसके बाद चित्र बनाना होगा, उसके बाद प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 क्या कहता है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, यानी कोई जो दुकानदार है वो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके जो गणितीय उपयोग हैं वो क्या है। देखिए, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित के जो तथ्य हैं वो क्या हैं, कि गणित कक्षा में उपयोग नहीं किए जा सकते, उसके जो आकलन वगैरह होगा वो ऐसी चीज़ें गणित कक्षा में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। बी है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी हैं। क्या सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता। ऑप्शन नंबर डी है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। आपके अनुसार कौन सा आंसर सही होगा, कि एक अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणितीय जो कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। उसकी कक्षा में जो शिक्षक हैं बच्चों के सामने चर्चा करें, उसका व्याख्यान करें, जिससे छात्र अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ सकें। तो ठीक है, क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आप समझ गए होंगे, डी सही है। शिक्षकों को क्या करना चाहिए, कक्षा में अच्छी तरीके से वैकल्पिक तरीके से रणनीति बना करके और कक्षा में शिक्षकों को चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42, गणित में सीखने के प्रतिफल इसीलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधाएं बताई जाएं। बी है, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। सी है, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। डी है, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बताइए, आपको आंसर करना है। आपके अनुसार कौन सा आंसर सही होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा वार जो दक्षता है, योग्यता है, वो कौशल को परिभाषित करती है। इसीलिए गणित में सीखने के प्रति जो प्रतिफल परिणाम होते हैं वो विकसित किए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा आपको हम जरूर पढ़ाएंगे। गणित में सीखने के प्रतिफल विकसित किए जाने का मुख्य कारण यह है कि जिससे बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया गया, प्रतिफल विकसित हो जाने के फलस्वरूप बालक को संपूर्ण शैक्षणिक क्रियाकलाप का आकलन करने में सहायता प्राप्त होती है, जिससे बालक की त्रुटियों को सुधारा जा भी सकता है। इसीलिए प्रतिफल किए जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 143, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। क्या है, नहीं है। ठीक है, प्रश्न को दोबारा पढ़िए, बच्चों के बीच गिनती के कौशलों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। एक एक संगतता, बी है क्रमबद्धता, सी है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, डी है समूह बनाना। कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, एक एक संगतता, यानी एक एक करके आप सीखेंगे, धीरे 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 उसकी संगतता, आप उसकी संगत में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो होना चाहिए, और नहीं पूछ रहा है। क्रमबद्धता, धीरे धीरे क्रम से 1 2 3 4 5, या क्रमबद्धता बच्चों को लाइन में खड़ा किया जाता है, फिर देखो पंक्तियों में बैठाया जाता है, फिर
उन्हें जो खिलौने के माध्यम से बच्चों को भी सिखाया जाता है 1 2 3 4 इस प्रकार से। उसके बाद क्या कहता है, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ाना। ऐसा तो नहीं है संख्या का नाम वगैरह सब या होना चाहिए, तो ये नहीं। समूह बना, हाँ बच्चों को समूह में सिखाया जा सकता है, तो यही नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो नहीं है। देखिए, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए समूह बनाना, एक एक संख्या का क्रमबद्धता आवश्यक है, जबकि संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ाना आवश्यक नहीं है। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 है, कहता है किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। यदि आप टीचर हैं और किसी विद्यार्थी में कुछ देखना चाहते हैं तो उसमें क्या आंकना आपको चाहिए। गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। आप किसका आकलन करेंगे। आप एक शिक्षक हैं, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। बताइए। तो उसमें पूछना चाहिए अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। ठीक है, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए कि अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछना, यानी वो कोई से आपने समझाई है और समझाने के बाद उसके नहीं भी समझ में आई है और फिर भी छात्र ने क्या किया, आपसे प्रश्न नहीं किया, आपसे पूछा ही नहीं कि सर ये 2 2 4 कैसे हो गया, 2 + 2 ये 4 कैसे हो गया, ये समझ नहीं पाया छात्र ने, फिर भी उसने नहीं पूछा कि सर ये 4 कैसे आया है यहाँ। ठीक है, ये हर किसी शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे हमारी बात समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, उसका जो भी शंकाएं हैं तो उनको दूर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 145, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक टेस्ट से शुरुआत कर सकता है। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। कैसे शुरुआत कर सकता है परिचय कराने के लिए, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। बी है हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ऑप्शन नंबर सी है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर डी है इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। किस प्रकार से आप छात्र को उससे परिचय कराने के लिए शिक्षक शुरुआत करेगा, किससे करना चाहिए। प्रश्न नंबर 145 का आंसर आप करेंगे। पहला कहता है विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। नहीं 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 भैया, इतना बच्चे पर क्या प्रकार। हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न प्रकार की और वस्तुएं हैं, उनको सभी को क्या करना है, तुलना करना, उनके क्षेत्र की, उनके आकार की, उनकी किसी भी प्रकार की। आयता लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयता क्षेत्रफल के सूत्र का उपयोग करना। ना, सूत्र नहीं होगा, सूत्र जहाँ है काट दो। इकाई वर्ग गणना सहायता से आवर्तियों का क्षेत्रफल का ज्ञात करना, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे। अच्छा, इसका आपको हम परिभाषा सुनाते हैं। किसी भी विषय वस्तु की अवधारणा को समझते हुए एक शिक्षक को चाहिए कि प्रारंभ में दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरणों का समावेश करे, तत्पश्चात ही उस विषय वस्तु की मौलिक अवधारणाओं जैसे सूत्र, सिद्धांत आदि का अनुप्रयोग सिखाए। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक हथेली,
पत्ते, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करते हुए शुरुआत कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही था। अगला प्रश्न, प्रश्न ही बड़े हैं, गजब के हैं, जो आपको हर जगह काम आएंगे, सीटेट में भी आएंगे और टेट में भी आएंगे। प्रश्न नंबर 146 है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए, या प्राथमिक विद्यालय पढ़ा रहे हैं और बच्चों को आप माप सिखाना चाहते हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। डी है अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कौन सा प्रश्न का आंसर सही है। क्या वो कहता है अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए, क्या ये कथन सत्य है। बी कहता है प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। पहले ही अप्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे तो बच्चे क्या समझ पाएंगे, तो पहले अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। प्रमाणिक मापों का जो उपयोग है अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। परिभाषा थोड़ी देख लो, थोड़ा समझ में अच्छा आ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। इससे मापन में त्रुटियों का पता लगता है और प्रमाणिक माप का महत्व बढ़ता है। प्रश्न नंबर 147, प्रश्न नंबर 147 क्या है। गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। जो गणितीय खेल और पहेलियाँ हैं वो मदद करते हैं, किस में करते हैं, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। बी है गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। सी है गणित को आनंददायक बनाने में। डी है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन करें। गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं, किस किस में मदद करते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, गणितीय जो खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं तो गणित के प्रति सकारात्मक, उसके प्रति बच्चे का झुकाव होगा और बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा, तो पहला सही है। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने, बिल्कुल बात सही है। जो गणित आप डेली बच्चे को मार्केट भेजेंगे, दुकान पर भेजेंगे, खेल कूद में उस पर इसी प्रकार से पहेलियाँ रपेंगे, तो ये भी बात सही है। गणित में आनंद बनाने के लिए बिल्कुल गणित की प्रक्रिया को अगर आप इंजॉय के रूप में देखेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक उसे पढ़ेगा, ये भी सही है। समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करना, जो समस्याएं हैं बच्चे को उनके कौशलों को प्रोत्साहन करना, बढ़ावा देना, यही बात सही। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ए बी सी और डी चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, ये सभी पहेलियाँ और खेल जो हैं बच्चे में गणित के सीखने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। प्रश्न लंबा लगता है, थोड़ा स्कोर करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 48 है, अच्छी तरीके देखेंगे। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का एक संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, बताइए। कि एक कक्षा 1 का बच्चा है और अध्यापक ने उसे काम दिया गणना करने के लिए, उससे कहा, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अलग अलग थी, जिसमें पेन, रबड़ और शार्पनर
का संग्रह था। तो विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थियों को गणना के सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। किस सिद्धांत का? अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, बी है स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, सी है एकाएकी संगतता सिद्धांत, डी है अमूर्तन सिद्धांत। उसे किसका सामना करना पड़ रहा है? तो अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक, तो उनकी सबकी आकृति अलग अलग होगी, सबका दिखावटी अलग अलग होगा और सभी असंगत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। किसका कठिनाई करना पड़ा है? ऑप्शन नंबर ए, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। बेहतरीन प्रश्न है। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? मानसिक चित्रण, औपचारिक निगम, विश्लेषण अनौपचारिक निगमन। बी है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। ऑप्शन नंबर सी है औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण। डी है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? आपको आंसर करना है। श्रेणी क्रम पूछ रहा है, कौन सा श्रेणी क्रम सही है? ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? तो क्या पहले उसकी मानसिक चित्रण होगी, क्षमता हो, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद औपचारिक निगमन, उसके बाद अनौपचारिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए पहले क्या आना चाहिए? मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, उसके बाद अनौपचारिक निगमन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आज का हमारा सेशन यहीं एंड होता है। आगे अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर भेज दें, जिससे किसी का भी भला हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।